watching India Today. दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ, पंजाब तक अब सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन इसके साथ ही देश की राजनीति में वार पलटवार का एक नया दौर शुरू हो गया। क्या देश की राजनीति कुछ इस तरीके से बदल रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने लिए एक अलग भूमिका भी देख रहे हैं? और क्या यह विस्तार ही कारण है कि आज एक फिल्म से लेकर तमाम कंट्रोवर्सीज में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर घिसकने लगे? हमारे साथ हैं इस समय मैं श्वेता सिंह और मेरे साथ प्रीति चौधरी। आज अरविंद केजरीवाल से इन्हीं सवालों को उनके सामने रखकर पूछेंगे। क्या हो गया अरविंद जी? आप लोग 2016 में मैं देख रही हूं कि नील बटे सन्नाटा को आपने टैक्स फ्री किया, 2019 में आपने किया सांड की आंख, पिछले साल कर दिया 83, लेकिन कश्मीर फाइल्स से आपकी क्या आपत्ति रही कि आपने कहा कि नहीं मैं टैक्स फ्री नहीं करूँगा? मेरे लिए फिल्म इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सब लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। कश्मीर में बहुत बड़ी त्रासदी हुई, 30-32 साल हो गए उसको। कश्मीर के पंडितों को उन्हीं के घरों से बेघर किया गया। गंदी बात है ये, इस पे कोई गर्व करने की बात नहीं है। हमारे हाथ में जितना भी था हमने उतना किया कि दिल्ली में कुछ कश्मीरी पंडित जो आए थे उनको उन्होंने दिल्ली में 1993 में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की नौकरी की। तब से लेके आज तक वो कच्चे टीचर्स बन के रह रहे थे। उन कच्चे टीचर्स को बीच में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई, किसी ने पक्का नहीं किया। हमने आके उनको पक्का किया। हमने, आपको तो पता भी नहीं होगा ये, एक मिनट, मैं ढिंढोरा नहीं पीटता अपने काम का। उनके दर्द के ऊपर मैं राजनीति नहीं करता। उनको हमने पक्का किया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पक्का किया। और वो लोग, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर राजनीति करने के बजाय, उस पर फिल्में बना के पैसे कमाने की बजाय उनका पुनर्वास किया जाए और सारे लोग मिलके करें। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सारी पार्टियां, सारी सरकारें मिलके उनका पुनर्वास करते हैं। अरविंद जी, फिल्म की बात करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को लगता है कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा फिल्म है? मेरे को फिल्म के बारे में मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। देखी आपने? मैंने नहीं देखी, लेकिन मेरा कहना है कि इस वक्त कश्मीरी पंडितों को फिल्म नहीं चाहिए, पुनर्वास चाहिए। आइए मिलके, मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ, आइए मिलके उनका पुनर्वास करते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, उनके अंदर जो टीस है अन्याय की उसको निकालते हैं। पर अरविंद जी, जो हुआ, जो दिल्ली असेंबली में हुआ, आपने जो स्टेटमेंट दिया था दिल्ली असेंबली में, बीजेपी कह रही है कि आपने मजाक उड़ाया। आप हंसे, जो पीछे आपके लोग बैठे थे वो हंसे कि आपने, हमें तो बीजेपी पे हंसी आ रही थी। बीजेपी नौटंकी कर रही है। पूरे दिल्ली देश के अंदर बीजेपी इस टाइम उनका पुनर्वास करने की बजाय जाके पिक्चर के पोस्टर चिपका रहे हैं, उनके सारे ऊपर से नीचे तक सारे कार्यकर्ता। ये काम है बीजेपी का, ये करने आए थे राजनीति, ये राजनीति करने आए थे। अंदर ही अंदर बीजेपी वाले भी दुखी हैं जिस तरह से उनका नेतृत्व उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी वाले भी नहीं चाहते। कश्मीरी एक्टिविस्ट कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि आप उन पे हंसे हैं। हाँ, कोई नहीं कह रहा, बीजेपी कह रही है। मैं दो चीज़ें यहाँ पर रखना चाहती हूँ। एक तो जो आपने जो टीचर्स के यहाँ पर बात की है, वो तो हाईकोर्ट का भी ऑर्डर था। हमने हाईकोर्ट में जाके तुरंत हाँ कही थी। हाँ, लेकिन ऑर्डर तो हाईकोर्ट का, कुछ टेक्निकल इशू था, हमने वहाँ पे उसको अपोज नहीं किया था। टेक्निकल इशू था, कोर्ट में गए जाके हमने तुरंत कहा हम करेंगे। मतलब जैसे कई इश्यूज होते हैं जिसमें अफसर जो है वो कहता है जी अगर कोर्ट से ऑर्डर आ जाए तो हम तुरंत कर सकते हैं। 20 साल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी 20 क्या 25 साल बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी देने को तैयार नहीं था। कोर्ट में मामले को ले तुरंत कोर्ट में हमने कहा जी हम करने को तैयार हैं। पर फिल्म के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आप कश्मीरी पंडित होती और 32 साल बाद, और आपका वहाँ से विस्थापन हुआ होता और 32 साल बाद केंद्र सरकार आपको आके कहती हमने आपके ऊपर एक फिल्म बनाई है, ये देख लीजिए। पर केंद्र सरकार ने थोड़ी बनाई है फिल्म। उन्होंने फिर वो प्रोपेगेंडा कि वो क्यों इसका प्रचार कर रहे हैं? कई बार तो आप सारे बीजेपी वाले, सारे बीजेपी वाले, हम मतलब कोई पिक्चर पसंद आती है तो उसको कर देते हैं ट्वीट। बीजेपी वाले तो पूरी पार्टी लगी हुई है इस पिक्चर के ऊपर, आप सारे लोग लगे हुए हैं। आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं? नहीं खड़े। नहीं, पुनर्वास, आप लोग तो पिक्चर के साथ खड़े हैं।
नहीं अरविंद जी, मैं तो यूक्रेन में थी, मैंने अभी फिल्म देखी पिछले नहीं है अभी। 5 मिनट से मैं देखूंगी। अभी पिछले 5 मिनट से पिक्चर का जिक्र हो रहा है। जब असेंबली में जिक्र हो गया तो एक इंटरव्यू में कैसे जिक्र कश्मीरी नहीं पंडितों का जिक्र नहीं हो रहा। आइए मिलके उनका पुनर्वास करते हैं, आइए मिलके उनको सहायता का हाथ बढ़ाते हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको वापस कश्मीर लेके जाते हैं, उनका पुनर्वास करते हैं। पर अगर कोई हर्ट हुआ है तो आप उसको, उन कश्मीरी पंडितों को कुछ कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि मुझे बेहद दुख है और मुझे बेहद तकलीफ है कि 32 सालों से आपके साथ अन्याय हुआ और किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे हाथ में जितना था मैंने दिल्ली में किया। आज अगर हमारी केंद्र में सरकार होती, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके ऊपर फिल्म बनाने की बजाय आपका हाथ पकड़ के वापस कश्मीर में आपके घर छोड़ के आता। इस पे बस एक और आखिरी सवाल करेंगे अरविंद जी, और क्योंकि राज्यसभा में आज संजय सिंह जो आप ही के पार्टी के नेता हैं राज्यसभा में, 0R पे नोटिस दिया है कि कश्मीर फाइल्स को दूरदर्शन पे दिखाया जाए, यूट्यूब पे डाला जाए, जो आपने भी असेंबली में कहा। आप मानते हैं पार्टी का लाइन यही है कि यही होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? उस फिल्म के ऊपर पैसे क्यों बनाए जाने चाहिए? उसको सबको दिखाओ। उसमें कश्मीरी पंडितों की त्रासदी मैंने तो खुद नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने भी देखी वो बताते हैं उस त्रासदी को बड़े अच्छे से दर्शाया गया है। तो वो दिखाओ, सबको दिखाओ, फिर उस पर पैसे नहीं बनाने चाहिए यार, वो गंदी बात है। उसके प्रोसीड्स क्या कश्मीरी पंडितों को जाने चाहिए? बिल्कुल जैसे जाने चाहिए, क्योंकि आपने सही बात कही है, मैं समर्थन करता हूँ आपका कि जाने चाहिए। उस फिल्म के जो प्रोसीड्स हैं बता रहे हैं 200 करोड़ से ज़्यादा कमाया गया है, वो 200 करोड़ से ज़्यादा उनके पुनर्वास पे खर्च होना चाहिए, वो सारा पैसा उनके पुनर्वास पे खर्च होना चाहिए। अरविंद जी, आज एक और मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा है, वो ये कि जब तक अरविंद केजरीवाल दूसरे नेताओं को बोलते थे तब तक तो ठीक था, आज किसी ने उनके खिलाफ बोला है तो उस पर FIR दर्ज कर ली गई पंजाब में। किसने किसके खिलाफ बोला? तेजिंदर बग्गा पर। किसके, क्या बोला उसने, किसके खिलाफ बोला? आप पर बोला था, उसके बाद पंजाब में केस हो गया है FIR। कौन है तेजिंदर बग्गा? FIR होनी चाहिए आपके खिलाफ बोलने पर। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी। कौन है तेजिंदर बग्गा? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं तो ना तेजिंदर बग्गा को जानता, बड़े ना पोस्टर मैं लगाते हैं वो आपके खिलाफ दिल्ली भर में। वो तो सारी बीजेपी इस टाइम पोस्टर लगाने में लगी हुई है। कोई पिक्चरों के पोस्टर लगा रहा है, कोई केजरीवाल के पोस्टर लगा रहा है। पर FIR नहीं होनी चाहिए अगर कोई बोल रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। कल आदेश गुप्ता जी ने मेरे को कितनी गालियां दी हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां दी हैं। गालियां उनको मुबारक, हम ऐसी राजनीति करने ही नहीं आए, गाली गलौज की राजनीति नहीं करने आए। ऐसे थोड़ी देश सुधरेगा एक दूसरे को गालियां देने से। देश सुधरेगा मिलके काम करने से। 70 साल से इस देश, 75 साल से इस देश को आगे बढ़ने से रोका गया। आज भगवंत मान जी ने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन का ऐलान किया है। स्वागत करता हूं मैं भगवंत मान जी का, बहुत शानदार काम किया उन्होंने। इसी डोर स्टेप डिलीवरी को पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार को करने नहीं दे रही केंद्र सरकार। क्यों नहीं करने दे रही? अच्छी चीज़ थी। इस देश के अंदर बच्चों के पास, युवाओं के पास इतने आइडियाज़ हैं, लेके घूमते हैं। कोई सरकार उनको काम नहीं करने देती। सरकार का मतलब इस देश में हो गया काम में टांग अड़ाना, लोगों को रोकना, लोगों को काम करने से रोकना। 75 साल से इस देश को आगे बढ़ने से रोका गया, लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। 2 राज्यों के अंदर ईमानदार सरकार बन गई है। अब लोग खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। ये डोर स्टेप डिलीवरी दिल्ली में नहीं होने देंगे, पंजाब में करेंगे, फिर पूरे देश में होगी डोर स्टेप डिलीवरी। उसको अपना मॉडल स्टेट बनाएंगे आप? पूरे देश को मॉडल बनाएंगे, आपके साथ मिलके बनाएंगे। सारे देश के साथ, 130 करोड़ लोगों के साथ मिलके मॉडल देश बनाएंगे। अरविंद जी, आप अभी गुजरात एंटर कर रहे हैं, हिमाचल एंटर कर रहे हैं, चुनाव है वहाँ पर मैं उसी स्पीच के बारे में आऊँगी जो आपने दिल्ली विधानसभा में की थी, क्योंकि जो बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, 2013-2014, उन्होंने जम के वो स्पीच वायरल की कि ये विंटेज केजरीवाल हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसी स्पीच सुनने को आई है, बहुत लोगों ने बोला। अब मैंने खुद रिसर्च किया है इस पर। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ डायरेक्टली उनका नाम लेते हुए कुछ नहीं बोला। आपने विधानसभा में उनको बोला कि नरेंद्र मोदी जी को एक फिल्मकार जो विवेक अग्निहोत्री हैं या एक फिल्म की शरण लेनी पड़ी। क्या ये बात है कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात में जाना है तो मोदी पे तंज कसना है? नहीं, मैं उन पे क्यों तंज कसूंगा? मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, देश के प्रधानमंत्री है वो, मैं उन पे क्यों तंज कसूंगा? मुद्दों की बात है। जब मुद्दों की बात आएगी, अगर डोर स्टेप डिलीवरी हमें नहीं करने देंगे तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री के पास ही जाऊंगा। मैं कहूँगा सर कर लेने दो, दिल्ली में हम डोर स्टेप डिलीवरी करना चाहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हमारे 2 साल तक रोके इन्होंने। मैं गया, रोया, गिड़गिड़ाया, करवा के ले आया। फिर CCTV कैमरे की फाइल इन्होंने 3 साल तक रोकी। मैं इन्हीं के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, पैरों में पड़ा, करा के ले आया। मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है।
मैं यहाँ बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी, किसी के खिलाफ नहीं आया। मेरे सामने बस देश है। पर गुजरात आपके लक्ष्य पर है, आप इस जाएंगे गुजरात। गुजरात से अभी लोग आए थे, वो बता रहे थे क्या बुरा हाल हो गया वहाँ पे स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का। वो कहते हैं जी सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकलवा रहे हैं लोग, 30 से कम बच्चे होते ही वो स्कूल बंद कर देते हैं। अब वो दूसरे जो 30 बच्चे बचे उनको कहते हैं वो 10 किलोमीटर दूर जो स्कूल है उसमें अब तुम्हारा एडमिशन होगा। पहली क्लास का बच्चा 10 किलोमीटर चल के कैसे जाएगा? वहाँ पे स्कूलों का बुरा हाल है, वहाँ पे अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ पे बिजली बहुत सबसे महंगी है, रोज़गार के लिए बच्चे तरस रहे हैं, किसानों का बुरा हाल है। तो या तो ये लोग ठीक कर दें। 25 साल में इन्होंने किया, हमने दिल्ली में 5 साल में इतने काम कर दिए जी, ये 25 साल में नहीं कर पाए। क्यों? जम के भ्रष्टाचार है, जम के भ्रष्टाचार है। तो क्यों उन्हें बार बार चुन क्यों रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र मोदी से ऑपोजिशन ऐसा जुड़ाव वहाँ का भावनात्मक हो जाता है लोगों कांग्रेस का। उनकी जेब में है, बीजेपी की जेब में है कांग्रेस। मतलब आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां साथ मिली हुई हैं? साथ ही हैं। कांग्रेस के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं बचा। पर आप पीएम के नाम को टारगेट किए बिना गुजरात में चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, क्यों टारगेट करूंगा मैं? वहाँ पे पंजाब में भी हमने नेगेटिव राजनीति नहीं की, दिल्ली में भी हमने नेगेटिव राजनीति नहीं की। हम गाली गलोच नहीं करते, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। हमने पंजाब में गए, पंजाब की बात की, दिल्ली का चुनाव लड़ा, हमने दिल्ली की बात की। गुजरात में जाएंगे, गुजरात की बात करेंगे, गुजरात के लोगों की बात करेंगे, गुजरात के लोगों की बात करेंगे, गुजरात के मुद्दों की बात करेंगे। हम नेगेटिव क्यों बोलेंगे किसी के खिलाफ? आपने एक और बात की है, बहुत बार बोला है कि जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो टॉक्सिक हिंदुत्व है, कम्युनल है बीजेपी। क्या अरविंद केजरीवाल जब गुजरात जाएंगे, जब हिमाचल जाएंगे, आपके प्राइमरी ऑपोजिशन मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी होगी, क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो टॉक्सिक हिंदुत्व जो कहती है कि कम्युनल हिंदुत्व है बीजेपी का, उसको काउंटर करेगी? मेरी ना बीजेपी से कोई लड़ाई है, ना मेरी कांग्रेस से लड़ाई है। हिंदुत्व की डेफिनेशन मैंने कई बार बताई है जी। और मैं उसी पे यकीन करता हूँ और उस पर पूरा देश यकीन करता है। रामायण और गीता के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हिंदुत्व है। रामायण के अंदर प्रभु श्री राम ने जो शब्द कहे, जो वाणी कही, वो हिंदुत्व है। भगवान राम ने तो आपस में नफरत करनी नहीं सिखाई। भगवान राम तो शबरी के यहाँ जाके बेर खाते हैं, झूठे बेर उसके खाते हैं, और ये लोग दलितों का लिंचिंग कराते हैं। तो फिर यूपी में इतना जम के वोट कैसे पड़ा अगर वो हिंदुत्व सही हिंदुत्व नहीं है तो? कोई विपक्ष ही नहीं बचा है ना, कोई विपक्ष ही नहीं बचा है। जब एक ही पार्टी है और सारे हाथ डाल के बैठे हैं, ऑप्शंस ही नहीं है। क्या आप ऐसा क्यों है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 3 सीट मिली और इस बार 8 सीट मिली? जम के मेरे को गालियां दी इन्होंने, आज भी खूब गालियां दी हैं, मैंने तो जवाब भी नहीं दिया उसका, तो 2 गालियां। इससे मैं एक सवाल और पूछूंगी अरविंद जी, क्या आप वो ऑप्शन बनना चाहते हैं? क्योंकि जो पिछला इंटरव्यू था उसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि नेशनल स्टेज पे श्वेता और मैंने पूछा था अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपने हाथ जोड़ के कहा था कि देखिए मैं बहुत छोटा प्लेयर हूँ। तो क्या अब जनता डिसाइड करेगी कि नेशनल प्लेयर पे कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, टीएमसी ममता बनर्जी होंगे या मोदी होगी, या आप अभी भी कहेंगे कि आप बहुत छोटे प्लेयर? मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, इस देश का एक आम आदमी हूँ और इस देश के आम आदमी के जो मुद्दे हैं वही मेरे मुद्दे हैं। इस देश का आम आदमी क्या चाहता है? अपने बच्चों के लिए एक रोज़गार मिल जाए, अपने लिए एक रोज़गार मिल जाए कि बच्चों का पेट पाल लूँ। आज देश के पास रोज़गार नहीं है, केवल हमारी पार्टी है जो रोज़गार की बात करती है। तो क्या आपकी आज पार्टी कल जो असेंबली के अंदर हमने बजट पेश किया, हमने कहा 5 साल के अंदर 20 लाख रोज़गार देंगे। ये चुनावी भाषण नहीं था, असेंबली के अंदर बजट के अंदर स्पेसिफिक स्कीम्स थी कि 20 लाख रोज़गार कैसे देंगे। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं एक आम आदमी का दर्द समझता हूँ यार। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के घर में खाने को नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उसको अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, उसको घर में कोई बीमार हो जाए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ये सब चीज़ें हम मुहैया करा रहे हैं, ये सब चीज़ें देंगे। मेरे को इन नेताओं की राजनीति, इस राजनीति ने और इन नेताओं की गंदी राजनीति ने इस देश को 75 साल पीछे कर दिया। पर हम 2024 पे जा रहे हैं अरविंद, आप भी वो चुनाव लड़ेंगे, आप हर स्टेट में जा रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी जो वोटर है अपने आप को एक वायबल ऑप्शन मानती है नेशनल स्टेज पे या नहीं? देखिए, जैसा देश के अंदर अब लोग एक बदलाव देख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। 2 स्टेट्स के अंदर एक ईमानदार पार्टी आ चुकी है। मेरे सामने है
राष्ट्र को खड़ा करने का अभी तक हम भी ये सोचते थे जब तक हम राजनीति में नहीं आए थे कि यार ये इतने सालों से ख़राब है देश, इतने सालों से इन्होंने स्कूल भी ख़राब है, अस्पताल भी ख़राब है, ये मुश्किल ही होता होगा बहुत ज़्यादा जो ये कर नहीं पा रहे। सारी पार्टियां लगी हुई हैं, कांग्रेस की भी आ चुकी सरकार, बीजेपी की भी आ चुकी। अब हमने आके देखा यार 5 साल में ही हो गया, तो हो तो सकता है इन्होंने जानबूझ के ख़राब करा, पैसे खाए, लूटा देश को, तो या तो ये सुधर जाएं और नहीं तो फिर पूरा देश जो है इनको बदल देगा, इनको सुधार देगा। अच्छा सवाल तो मेरे सामने देश है, 130 करोड़ लोगों का कोलिशन बनाएंगे। मेरे को ये नेशनल कोलिशन, इन पार्टियों के कोलिशन को में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 130 करोड़ लोगों का कोलिशन बनाएंगे जिसमें सारे देश के डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, किसान होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, व्यापारी होंगे, इन सब का कोलिशन बना के देश को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें एक बहुत अहम पड़ाव हो जाएगा रोजगार का। रोजगार को लेकर आपको बीजेपी लगातार घेरने के लिए लगी हुई है और कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो 12 लाख लोग कौन हैं जिन्हें नौकरी दी गई है। वेबसाइट पे है 101 लाख तरफ से आंकड़ा है कि आरटीआई के अनुसार सिर्फ 3,246 लोगों को नौकरी मिली है। बीजेपी के ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत दिया करो, बीजेपी यूं ही बोलती रहती है। आप बीजेपी के ज्यादा प्रश्नों के तरफ ध्यान देते हैं। 5 राज्यों में से कितनी राज्य बीजेपी ने ले लिए, तो सवाल तो उनके आएंगे। देखिए अरविंद, एक मिनट, जनता दिल्ली में हमसे खुश है इतनी ज्यादा, इसीलिए 70 में से 62 सीट दे दी। अब पिछली बार 67 सीट दे दी, तो रोजगार दे ही रहे होंगे तभी दे रही है। और यूपी में आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, विकल्प नहीं है, इसीलिए हो सकता है दिल्ली में विकल्प नहीं हो रहा हो। तो आप मानती हैं कि बीजेपी अब विकल्प नहीं बचा? नहीं, नकार दिया लोगों ने, तो विकल्प वाकई दिल्ली में नहीं बचे। मैं उसी के बारे में बात करूंगी क्योंकि अरविंद जी आरटीआई को तो आप भी जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। मुझे नहीं पता, कई बार जो टेक्निकल जवाब होता है, वेब 10 लाख, बताती हूँ, 10 लाख नौकरियां तो वेबसाइट पे आप दिल्ली सरकार का वेब पोर्टल जाके देख लो, रोजगार पोर्टल जो है, रोजगार पोर्टल पे जाके देख लो, हाथ 10 लाख है नौकरियां, वो प्राइवेट सेक्टर में आप कह रहे हैं। 1,78,000 सरकार में दी है, तो उसका भी सारा ब्यौरा कल मनीष जी ने रखा। 51,000 रुपए की पक्की नौकरियां DA-SSB के थ्रू दी है, 50,000 रुपए की दूसरे, सारा सेक्टर वाइज उन्होंने 1,78,000 का ब्यौरा कल असेंबली में रखा है। जो बीजेपी जो कोट कर रही है ये आरटीआई कोट कर रही है, तो आरटीआई में कई बार होता है आप एक डिपार्टमेंट में करते हैं, वो सारा कंपाइल 2019 का है, 2021 का है, 21 का है और 2019 की 2 आरटीआई हैं जो बोल रही हैं कि 3,246 मनीष सिसोदिया ने असेंबली के अंदर स्टेटमेंट दिया है जी। असेंबली के अंदर मंत्री के स्टेटमेंट की कुछ वक़्त होती है, वो झूठ नहीं दिया जाता, वो एक जेन्युइन डेटा होता है, वो भी सरकार से आता है, नीचे से आता है डेटा। जो बजट स्पीच है वो नीचे से ही आती है सारी, सारे अफसरों की पूरे राज्य की कंपाइल होकर आती है। तो आप इतना ज़्यादा बीजेपी पे भरोसा मत किया कीजिए। आरटीआई में कुछ गड़बड़ होगी, पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं क्या आरटीआई भी क्या क्या पता नहीं, सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब तो पंजाब जीत लिया आपने, दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या सुलझ जाएगी? अब कोशिश करेंगे, उसके ऊपर बातचीत चल रही है और समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जल्द कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि यही से मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ। हम दोनों सरकारें मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं और फौरन शुरू हो गया, यानी कि हम इस साल में ही काम शुरू हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए और मे भी अगले साल तक तो काफी सुधार। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है, दोनों अपना पक्ष कैसे रखेंगे जब पराली का मुद्दा आता है? हम काम करेंगे ना। अब क्यों ये शुभ बोलिए, आप कहिए कि भगवान से प्रार्थना है कि सॉल्व हो जाएगी। कोई एक्शन प्लान है अभी? जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। तो आपका भी उसी तरीके का प्लान, यानी कि एक तरफ कांग्रेस को क्रिटिसाइज इस बात के लिए किया जाता है कि एक जगह हार जाते हैं अगर, तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं पूरी तरीके से, लेकिन अरविंद केजरीवाल सीधे गुजरात पर निशाना लेकर वो वहाँ पर जाना शुरू करने वाले हैं, यानी काम और चुनावी काम दोनों साथ साथ चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन फिर भी अपने आप को आप वही छोटा आदमी कहेंगे कि नहीं, मैं अभी वर्सेस के विकल्प में नहीं हूँ? आप विकल्प दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो हुआ वो इस देश के एक छोटे आदमी ने ही किया है। 10 साल पहले मैं क्या था आप जानते थे? आपने सुना था अरविंद केजरीवाल का नाम? नहीं सुना था। एक आम आदमी हूँ, एक आम आदमी पे जनता ने भरोसा किया और चूंकि मैं एक आम आदमी हूँ, लोगों की समस्याओं को समझता हूँ, इसीलिए लोगों की समस्याओं के ऊपर काम किया। 75 साल के अंदर आप तो इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतने सीनियर पत्रकार हैं, मेरे को बता दीजिए एक चुनाव के अंदर एक भी पार्टी ने कभी ये कहा हो कि तुम्हारे स्कूल बनवाऊंगा इसलिए वोट दे दो? कभी कहा है? तुम्हारे अस्पताल बनवाऊंगा इसलिए वोट दे दो?
या ये कहो दिल्ली में स्कूल अस्पताल अच्छे कर दिए, आके देखो। पंजाब के अंदर मैंने जाके कहा था कि दिल्ली में किसी को भी फ़ोन कर लेना, केजरीवाल कैसा काम कर रहा है, और अगर वो कह दे अच्छा काम नहीं कर रहा तो वोट मत देना। कोई कह सकता है ऐसे? अच्छा, ये सुनिए चंडीगढ़ सुनिए में- सुनिए, ये बदलाव इस देश का आम आदमी कर सकता है, नेता नहीं कर सकते। नेताओं ने बर्बाद कर दिया देश को, इन पार्टियों ने बर्बाद कर दिया देश को, लूट लिया देश को, आगे नहीं बढ़ने दिया देश को, रोका इस देश को। अब नहीं रुकेगा देश, अब आम आदमी ने बागडोर संभाल ली है। जो चंडीगढ़ वाले मुद्दे को लेकर आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारी उन्हें जो मुझे बताया गया है कि शायद 60% एम्प्लॉयज़ जो हैं चंडीगढ़ के वो पंजाब सरकार से आते हैं, 40% हरियाणा सरकार से आते हैं। उनके ऊपर पंजाब सरकार के ही नियम कायदे लागू होते हैं। अब ये केंद्र सरकार ने कल पता नहीं क्यों घोषणा किया है कि उसके ऊपर ये लागू होगा, केंद्र सरकार के कायदे लागू होंगे। आपको लगता है वो कंट्रोल कर लेंगे इसके जरिए? मतलब क्या ज़रूरत है इसकी? 0 सीट पाने के बाद आप पंजाब में हस्तक्षेप करने की क्या आपकी मॉरल अथॉरिटी है? वो कह रहे हैं यूनियन टेरिटरी है। हाँ, तो यूनियन टेरिटरी है तो इसका मतलब किसी की बपौती थोड़ी है यार, हमारे देश की है। यूनियन टेरिटरी है तो बीजेपी की है, ये क्या बात हुई? हमारे देश की है यार, हम हैं इस देश के लोग। केंद्र शासित तो क्या हुआ, केंद्र हमारा है, इस देश के लोगों का है, किसी की बपौती थोड़ी है। वो कह देते हैं हमारे पास पावर है। अरे पावर तुमको देश की सेवा करने के लिए दी गई है, अहंकार करके देश के लोगों को लूटने के लिए और उन पे अत्याचार करने के लिए नहीं दी गई। कोई लॉजिक तो होगा कुछ भी करने का। दिल्ली में चुनाव टाल दिए इन लोगों ने, पावर है जी हमारे पास। अरे ये क्या पावर हो गई यार? आज भी कूड़े के पहाड़ में आग लगी पड़ी है वहां पे, कौन वो रोहिणी के पास जो पहाड़ है, वो आग लगी पड़ी है वहां पे कूड़े के पहाड़ पे। पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया और चुनाव नहीं करा रहे। हमारे पास पावर है। अरे ये अहंकार से, अहंकार रावण का नहीं चला था, तुम्हारा अहंकार कब चलेगा? तो एमसीडी का चुनाव क्यों नहीं कराते ये लोग, बताओ? क्यों नहीं कराते चुनाव? एमसीडी का चुनाव अभी नहीं होगा, पर गुजरात का सुनने में आया जल्दी हो जाएगा। क्यों सुनने में आ रहा है? पूछो उनसे क्यों कर रहे हैं ऐसे? गुजरात में जल्दी कराएंगे, दिल्ली में कराएंगे नहीं, ये क्या है? पंजाब बपौती बना रखी है देश की, ना कायदे मानेंगे, ना कानून मानेंगे, ना संविधान मानेंगे। पावर है हमारे पास। अरे ये अहंकार ठीक नहीं है यार। अहंकार, जनता से डरो, भगवान से डरो, ऊपर वाले से डरो। ऊपर वाला देख रहा है, किसी की नहीं चलती उसके सामने। पंजाब की बात करेंगे अरविंद जी। जो हमारे कॉलीग्स हैं पंजाब में, पत्रकार हैं, सब एक ही सवाल आ रहा है। देखिए, भगवंत मान जी कब तक मन की बात करेंगे? इंटरव्यू कब मिलेगा उनका? क्योंकि हर दिन एक उनका वीडियो आ जाता है, एक उनका मैसेज आ जाता है, पर क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। तो ये भी क्या मोदी मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं अभी हर स्टेट देखो, में? मैं तो उनके इंटरव्यू फिक्स करता नहीं हूँ। मतलब आपकी तरफ से मना नहीं किया गया? आपकी तरफ से मनाही तो नहीं है कि मोटर माउथ है, कुछ भी बोल सकते हैं? मैं उनको क्यों मना करूंगा? मैं आपको दे रहा हूँ ना इंटरव्यू, वो भी देंगे। काम कर रहे हैं यार, अभी 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में ही आपको कहोगे पहले इंटरव्यू दो। 10 दिन हुए, उनको काम तो कर लेने दो। और इस टाइम पंजाब में आप जाना, एक राउंड और मार के आना। आप पंजाब के टाइम में भी गए थे आप चुनाव, इतना शानदार माहौल है। भगवंत मान ने जो 10 दिन में निर्णय लिए हैं, इतने बड़े बड़े निर्णय, जनता बहुत खुश है। इतनी पॉजिटिविटी है पूरे पंजाब के अंदर। जनता कह रही है ऐसी सरकार नहीं देखी हमने। अभी 10 और दिन में ये 10, 15, 20 साल से पंजाब के अंदर इतना डिप्रेशन का माहौल था इन दोनों पार्टियों की वजह से। इतना डिप्रेशन का माहौल था कि ऐसे लगता था कि जनता को लगता है कोई उम्मीद ही नहीं बची। बिल्कुल 10 दिन में, आप पूछ रहे हैं केवल 10 दिन में। पंजाब के किसी दफ्तर में आप अपना एक कैमरा टीम भेजना, किसी भी दफ्तर में, और कोई काम कराने की कोशिश करना। बिना पैसे के काम होता है आज। करप्शन कम नहीं हुई है, करप्शन ख़त्म हो गई है। भेज के देखो। एक मैंने भेजे खूब सारे वॉलंटियर्स इधर उधर। मैंने कहा जरा पता करके आओ, रजिस्ट्रार के, तहसीलदार के दफ्तर में घूम के आओ जरा। सबके काम बिना पैसे के हो रहे हैं। कुछ तहसीलदारों की मीटिंग हुई अभी थोड़े दिन पहले, परसों या तरसों। उन्होंने कहा भाई अब देखो, सारे ना तो ऊपर देना पैसा और ना नीचे किसी से लेना। बोला अब कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर पैसा पहुँचाने की। क्यों? क्योंकि भगवंत मान पैसे नहीं खाता, केजरीवाल पैसे नहीं खाता, उनके मंत्री पैसे नहीं खाते, तो पैसा ऊपर जाना बंद हो गया। अरविंद जी, एक और, क्योंकि मैं गई थी अभी जब ओथ टेकिंग हुई थी वहाँ पे। अब हर गवर्नमेंट ऑफिस में आप मतलब एक दिल्ली के ऑफिस में भी हमने देखा है, एक भगत सिंह की फ़ोटो है और एक अम्बेडकर साहब की फ़ोटो है।
अब गांधी जी कहाँ चले गए? बहुत लोग पूछ लगाओ, रहे हैं। हमने मना नहीं किया, गांधी जी भी लगा। लगाओ, किसी की भी लगाओ, हमें क्या है। अब नेताओं की नहीं लगेगी, इन दो की लगेगी, नेताओं की नहीं लगेगी, बाकी जिसको जो और लगानी है लगाए। हमें किसी गांधी जी से, पटेल जी से, किसी से हमें कोई वो नहीं है। अच्छा श्वेता, और मैं जब लास्ट इंटरव्यू आपका लिया था, एक क्लिप थी जो हमें भी उस वक्त विश्वास नहीं हुआ था, जो आपने 5 पॉइंट लिख के दिए थे। अब हमें लगता है कि वो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, बहुत साल जो आगे जाएंगे। आपने लिख के जो भी दिया था 5 चीज़ें, अब मुझे तो याद है कि चन्नी जी दोनों सीट हारेंगे, वो हार गए, कि बादल सारी अपनी 5 सीट हारे थे, 4 में से तो 5 तो हार ही गए, और चन्नी साहब कितना 50,000 के ऊपर वोट से जीतेंगे। भगवंत मान, सॉरी, हाँ, कि वो भी हो गया। तो अब भविष्यवाणी जो अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी नहीं थी, हम सर्वे कराते थे, और सर्वे के बेसिस पे जो हमारे को फीड वो आ रहा था, उसी के बेसिस पे तो ऐसा नहीं है कि माता आपके रात में आपके सपनों में आके बोली थी कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई जोक मारा था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिखा था। कुछ और लिख के देंगे हमें आज? अभी नहीं, उसका आखिर इतना ही लिख के देंगे कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, और मेरा सपना है भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखने का, और मेरा सपना है कि मेरी ज़िंदगी में ही मैं भारत को नंबर 1 देश देख सकूं। मेरे को इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इन पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने 75 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब उम्मीद इस देश में एक ही है, इस देश का आम आदमी। क्या अरविंद केजरीवाल का सपना है कि वो भारत का भविष्य हो? नहीं, अरविंद केजरीवाल का सपना है कि इस देश का आम आदमी जो है वो अपना भविष्य खुद तय कर सके। हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उसको एक मौका दिया जाए और उसको थोड़ा सा सपोर्ट सरकार से दिया जाए, और सरकार जितना कंट्रोल करती है, जितना अड़चने अड़ाती है, वो बंद हो जाए। आप देखो, पीछे छोड़ देंगे, कोई गरीबी नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगी हमारे देश के अंदर, अगर हमने अपने देश के लोगों को सशक्त कर दिया तो। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। You are watching India Today.